अस्सलाम वालेकुम, जय होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगा और उस स्टोरी के बाद आपको उन 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर भी साथ आज मिलेंगे जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुझे आते हैं और फिर वो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। नंबर 1, मैं क्यों नहीं किसी भी ई कॉमर्स सब्मिट, ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के सेमिनार्स में अब जाता, पहले जाता था फिर छोड़ दिया मार्केट स्टडी करने के बाद। नंबर 2 क्वेश्चन, क्या जो ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग या आईटी और इसके बारे में हमें बताया जा रहा है, क्या वो वही है या वो एक अभी तक लिमिटेड स्केल के ऊपर सिर्फ ऊपर टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है। सो नंबर 2। नंबर 3, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है जीरो से हीरो बनने की। ठीक है, एक कंट्री को कह लें, एक डिपार्टमेंट कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, और आखिर में वो लेसन जो 7 या 8 में आपको आखिरी कोर फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि बिजनेस क्या हो सकता था, ई कॉमर्स क्या हो सकती थी, या किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। सो उससे पहले, स्टार्ट से पहले एक बहुत मशहूर कोटेशन है, याद रखिए। जो मैं स्टोरी सुनाने लगा हूं ना, ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका मजा आएगा। इस स्टोरी का एक एक एरिया अपने ब्रेन में कनेक्ट करते रहिएगा जिस भी डोमेन के साथ आप लिंक्ड हैं इस वक्त। यानी अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो इस स्टोरी का एक एक जुमला आपको अपने उस बैकग्राउंड चेक करने की मदद देगा कि यार ये तो हमारे साथ, हमने क्यों नहीं इन एरियाज के बारे में सोचा। फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड ब्रांसन का एक कोट है, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनियर स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड लॉन्च अ न्यू एयरलाइन। यानी अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो $1 बिलियन लगाएं और एक एयरलाइन खोल लें। ठीक है, सो इट्स फनी, बहुत अच्छा कोट है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ ग्लोबल ई कॉमर्स की बात हुई कि आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो उससे पहले आप डॉलर्स में लाखों जो कि बनते हैं, बहुत सारे मिलियंस आप जमा करें और वो आप पहले लगाएं तो फिर आप जाके कुछ बनने की कोशिश करेंगे। सो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनियर स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड लॉन्च अ न्यू एयरलाइन। सो आप $1 बिलियन से $1 मिलियन पे आ जाएंगे, खुद ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो स्टोरी ये ऐसी है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त जो लार्जेस्ट एयरलाइन है उसकी स्टोरी है, एंड इट्स नॉट अदर देन इट इज एमिरेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लीट A380 का इस वक्त कायनात में अगर किसी कंट्री के पास मौजूद है तो वो एमिरेट्स है। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तकरीबन 30 से 40% इसके अंदर आपका एक्सपेंस होता है आपकी टोटल रेवेन्यू का, और मार्जिन सिर्फ 10% होते हैं। Now link this again with your e-commerce business which you tried about say a year ago or 2 years ago, कि आपका एक्सपेंस जो था वो तकरीबन 40 to 60% था जिस ट्रेड में आप अमेज़न से कहीं लगाने जा रहे थे, मार्जिन आपके 8-10% थे। सो एक्सपेंस वाज सो हाई। नाउ इस वजह से एयरलाइन के बिजनेस में जब आप खुद सोच लें कि रेवेन्यू का 40 से 50-60% हिस्सा जो है वो एक्सपेंस की मद में होता है और प्रॉफिट सिर्फ 10% होता है, इस वजह से ये बिजनेस जो है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर हर साल एक एयरलाइन बैंकरप्ट हो जाती है। और उसमें रीजन सबसे बड़ी जो है, बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें सबसे बड़ी रीजन तो फ्यूल प्राइसिंग है। इफ द फ्यूल कॉस्ट इंक्रीजेस, फॉर एग्जांपल से 30% आज इंक्रीज कर जाती है, तो अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो देयर इज नो अदर वे और नो अदर स्ट्रेटजी अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज द प्राइस ऑफ एयरफेयर। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। एमिरेट्स ने 2018 से 2020 के दरमियान में जो रेवेन्यू अपना शो किया, बताया, वो था 16.5 बिलियन विद एन प्रॉफिट ऑफ 428 मिलियन। ये दुनिया में किसी भी एयरलाइन का आज तक इस लेवल का प्रॉफिट या इस लेवल की रेवेन्यू कभी भी जनरेट नहीं हो पाया। एज आई सेड कि दुनिया में हर साल तकरीबन एवरी ईयर एक एयरलाइन बैंकरप्ट हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे हासिल किया और वो हमारी ट्रेड या हमारे लोगों का इससे क्या ताल्लुक है। लेट 1960s तक द ओनली थिंग जो कि अवेलेबल थी अरब स्टेट्स में वो थी पर्ल सेलिंग, और अभी तक इनको फ्यूल जमीन से नहीं मिला था, ना ही इन्होंने डिस्कवर किया था। बिटवीन 1960 to 1962 इनके हाथ में ऑयल का कोई मामला नहीं था और ऊंटों पर और रेगिस्तानों में रहने वाले अफराद थे और को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। 1971 में यूएई फॉर्म हुआ और 7 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया।
और ये वो टाइम था जिस वक्त इनको फ्यूल मिल गया, यानी ऑयल जमीन के नीचे डिस्कवर हो गया। दुबई के जो शेख थे उनका एक बड़ा खूबसूरत जुमला था, जब ये उनको इतनी बड़ी खजाना, कायनात का खजाना जो जमीन के नीचे से मिला, तो उसने एक जुमला कहा था। उसने कहा था, आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज दैट वी हैव फाउंड द ऑयल। यानी आम कोई हमारे जैसे होता है, रिकॉर्डिंग में मिला है तो खुशियां मनाना शुरू कर दें, और उससे रिलेटेड कोई कंसर्निंग इश्यूज तो दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ग्रोथ है, खान साहब ने जैसे कहा था। तो खैर आगे चलते हैं। तो उसने ये कहा कि आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज दैट वी हैव फाउंड द ऑयल। द गुड न्यूज वाज दैट वी हैव द ऑयल एंड द बैड न्यूज वाज दैट इट विल लास्ट नॉट मोर देन 50 ईयर्स। जी हाँ, 50 साल से ज्यादा का। यानी ये प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालना अपनी टीम से कह के कि ये कितना ऑयल होगा और उसके बिहाफ के ऊपर डिसीजंस अब लेने हैं। सो याद रखें, अबू धाबी के पास तकरीबन 92.2 बिलियन बैरल्स ऑयल है और यूएई के पास सिर्फ 4 बिलियन बैरल था। इस वजह से इसको अगर वो यूज करते रहते तो 50 साल के अंदर अंदर ये ऑयल खत्म हो जाना था। ना 50 साल के बाद क्या करते, वापस खोते घोड़ों और ऊँटों पे आ जाते। सो बेस्ड ऑन दिस इनके शेख ने डिफरेंट तरह की पॉलिसीज डिवाइस की और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो अब हम देखते हैं वो क्या थी। सो शेख साहब ने कह दिया साथ कि जी ये 50 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, इस वजह से हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ऊपर फौरी तौर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग दे डिड, दे कॉल्ड द एक्सपर्ट्स। और ये एक्सपर्ट्स आए और इनके साथ इनके, ये बिजनेस एडवाइजरी एक्सपर्ट्स थे, इनके साथ इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। इन मीटिंग्स के बाद उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिवाइस की जिसके अंदर द फर्स्ट एसेट या फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम स्ट्रीम उन्होंने जो डिसाइड की वो की कि एयरलाइन एक खोल देनी चाहिए, एयरपोर्ट एक बना देना चाहिए। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। मींस हमारे पास ऑयल है, हम ऑयल से साइंस, टेक्नोलॉजी और उसमें तरक्की करें, एंड दे सेड नो, we need to build an airport because now the reasons are very 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 important point. अब देखिएगा कि ब्रेन किस तरीके से यूज होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि दुबई इस वक्त तकरीबन 4 से 6 घंटे या 8 घंटे की मुसाफत के ऊपर तकरीबन 5 बिलियन लोगों से कनेक्ट हो जाता है। इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो ऑब्वियस दैट देयर आर चाइना, अफ्रीका, यूरोप, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो इन ममालिक को सिंगापुर, फार ईस्ट के बीच में आ जाएगा, चाइना वाले एरिया पे हम शामिल कर लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन लोग जो है उन तक रसाई जो है वो इस सेंट्रल प्लेटफॉर्म से हो सकती है। सो बेस्ड ऑन दिस द फर्स्ट डिसीजन दे मेड वाज लेट्स स्टार्ट द ट्रांजिट हब फॉर अदर एयरलाइंस। यानी तमाम बाकी एयरलाइंस जो चाइना से अफ्रीका जा रही हैं, इंडिया चाइना जा रहा है, यूएस से पाकिस्तान आ रहे हैं लोग, और इसी तरह यूरोप से कोई कहीं और जा रहा है, तो सेंट्रल हब जो हम रख देते हैं ताकि डिफरेंट एयरलाइंस यहां पर आए, फ्यूलिंग करें, स्टॉप ओवर दे। स्टॉप ओवर करने के बाद अगर रुकेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा यूज करेंगे, कुछ खा पी के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि ट्रांजिट हब बना दी जाए। ये ट्रांजिट हब बनाने के बाद दूसरा ये था कि किसी टाइम के ऊपर ये ट्रांजिट हब अभी अब क्या करेगी, ये इन 5 बिलियन लोगों से कनेक्ट हो जाएगी। यानी कोई अमेरिका से यहां आ रहा है, यहां रुकता है, यहां से आगे चला जाता है, और ये 5 बिलियन लोगों का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें। नंबर 2, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा इसके फौरन बाद हम अपनी एयरलाइन लेकर आएंगे जो इन 5 बिलियन लोगों से कनेक्शन शुरू करवाएगी। अगर आप मैप में देखें तो इस मैप के अंदर आपको ये नजर आएगा कि जो मैप है ये दुबई को कनेक्ट करता है चाइना से, दुबई को कनेक्ट करता है इंडिया से, अफ्रीका को कनेक्ट करता है यूरोप से, यूरोप को कनेक्ट करता है साउथ एशिया से, साउथ एशिया को कनेक्ट कर रहा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस से। सो इस वजह से दूसरा इनका जो एरिया था वही था कि फर्स्ट ट्रांजिट हब, दूसरा हम अपनी एयरलाइन के बारे में जाएंगे आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डेटा, एंड तीसरा जो है हम वो क्रॉस रूट ऑफ कार्गो फ्लो जो दुबई से होकर गुजरती है, यानी जितने भी आपके शिप्स जा रहे हैं, वेसल्स जा रही हैं, हम उनके लिए मेजर प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे। सो 3 और चौथा आखिरी जो था वो ये था कि हम इस एयरलाइन के लिए एक बजट डिवाइस करेंगे कि हमने कब एयरलाइन अपनी खोलनी है। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स, ट्रांजिट हब and the cross flow for the what's it called cargo flow,
इसको, एंड देन आपका अपनी एयरलाइन, नंबर 4 उसके लिए बजट एलोकेशन। शेख साहब के सामने ये बिजनेस रख दिया गया और शेख साहब ने सिर्फ 2 स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इस बिजनेस के ऊपर लगाई। नंबर 1, पहली कि वी शुड बी द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। नंबर 2, जो कि सुन के हैरान हो जाएंगे, कि $10 मिलियन से इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इसके बाद एक पैनी भी एयरलाइन के ऊपर नहीं लगाई जाएगी, भले चाहे एयरलाइन डूब जाए। इतनी सख्त 2 कंडीशंस कि एक तो नंबर हाईएस्ट स्टैंडर्ड भी होना चाहिए उसका, वो सबसे क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइडर हो ये। नंबर 2, $10 मिलियन से ऊपर गवर्नमेंट कभी भी एमिरेट्स एयरलाइन को एक पैनी भी नहीं देगी। खैर, कटिंग शॉर्ट, दुबई गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। और ऐसा करना कैसे पॉसिबल था व्हेन यू नो दैट दुबई गवर्नमेंट हैज टू बाय द एयरक्राफ्ट्स, और डिस्पाइट दे हैव अ लॉट वेल मनी देयर। टेक्निकली को नवाज शरीफ या ये जो आज के जो फुद्दू सियासतदान है और फुद्दू एस्टेब्लिशमेंट है, सॉरी ये छोटे छोटे लफ्ज अब सुन लिया करे, बहुत अरसे से दबे रहते हैं ना, ठीक है, बजाय कि हमारे पास इतना ऑयल निकल आया, हमारे पास ये सारा पैसा हम लगा के एयरलाइन बना लें, they said no, $10 million and that's it. हालांकि despite they had billions of dollars on that time which could have been earned from the oil selling, but $10 million. So no restriction, quality standards और $10 million. So अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, एयरक्राफ्ट बाय नहीं किया। So they went in the market and they found a new type of leasing which is called wet leasing. Wet leasing क्या है? इसके अंदर एक पार्टी होती है जिसको कहा जाता है लेसर, LESSOR, एक पार्टी होती है जिसको कहा जाता है लेसी। लेसर उसने चूज किया पाकिस्तान को, और लेसर क्या करता है कि अपने प्लेन, अपना जहाज एक देगा, कंप्लीट उसका स्टाफ, क्रू, एवरीथिंग मेंटेन जहाज, उसकी मेंटेनेंस भी पाकिस्तान के पास थी, और वो पर आवर रेंट के ऊपर उसने उठा के दे दिया दुबई गवर्नमेंट को। सो दुबई गवर्नमेंट इज लेसी, और पाकिस्तान जिसने 2 जहाज दिए थे, A380 दिया था और 73 आई थिंक 777 दिया था, ये 2 जहाज उसने उनको दिए थे, 737 और 777 आई थिंक, ये 2 जहाज इन्होंने दिए, और इसके में तमाम मेंटेनेंस एवरीथिंग वाज डन बाय पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम द ऑयल, बिकॉज ऑयल जो था वो UAE के अपने पास मौजूद था। इसको पर आवर रेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया फॉर 2 एयरक्राफ्ट्स। अब इससे हुआ क्या, इनको फायदा क्या हुआ? नंबर 1, पहली चीज कि इमीडिएट अपनी एयरलाइंस का अनाउंस कर दिया, सो दे स्टार्टेड द ऑपरेशंस इमीडिएटली। नंबर 2, जो दूसरा एरिया था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूट्स एंड पैसेंजर डिमांड्स, इन्होंने इन 2 जहाजों के जरिए लर्न करना शुरू कर दिया, किस रूट के ऊपर ज्यादा पैसेंजर है, कहां से ज्यादा सर्विस आ रही है, कौन से कंट्रीज में ज्यादा आवाम जाने के जो है वो यानी उनकी डिमांड है, और किस मुल्क से क्या हमारे मुल्क में एंटर होता है, हमारे मुल्क से क्या निकल के बाहर जाता है। सो दैट वाज अ डाटा कलेक्शन। सो दे यूज्ड दोस 2 एयरक्राफ्ट्स फॉर द डाटा कलेक्शन, एंड दे फाउंड आउट कि which routes are more profitable and which routes are not profitable। इसके लिए इन 2 एयरक्राफ्ट्स को यूज किया गया। अच्छा, लीजिंग एयरक्राफ्ट जिसको वेट लीजिंग कहते हैं, इसका बड़ा फायदा हुआ। मेंटेनेंस पाकिस्तान गवर्नमेंट की थी, एमिरेट्स को सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑन द बाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट सेव कर ली गई, क्योंकि ये जहाज किसी और के यूज कर रहे थे। सो इस वजह से जो एयरक्राफ्ट के ऊपर पैसा लगना था वो पैसा इन्होंने उठाया और अपनी मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के ऊपर डाल दिया, बिकॉज क्योंकि शेख साहब ने कहा था कि मुझे क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्विस चाहिए। सो एयरक्राफ्ट का पैसा बचाया, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, और उठाकर उस पैसे को मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के ऊपर लगा दिया। ना सिंस देन क्वालिटी तो एमिरेट्स की इज जस्ट आउट क्लास। खैर, एनीहाउ, मेंटेनेंस पास नहीं थी, एयरक्राफ्ट इनके पास जो थे वो क्वालिटी सर्विस देना शुरू कर दी, और इसके विद इन 5 मंथ्स के बाद, विद इन 5 मंथ्स एमिरेट्स ने अपनी एयरलाइन को अनाउंस कर दिया और ऑपरेशन कर दिया। एंड आपको हैरत होगी इस बात के ऊपर कि इतनी खूबसूरत प्लानिंग के बाद 5 माह के बाद अपनी एयरलाइन स्टार्ट की, और 9 महीने के बाद फर्स्ट प्रॉफिट क्लेम भी कर दिया। अब क्वेश्चन है यहां पर, एंड बिग क्वेश्चन, जहां पे तमाम कंपनीज जो थी, आज भी तमाम एयरलाइंस जब प्रॉफिट में नहीं है, तो एमिरेट्स कैसे प्रॉफिट में है? मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस आर इन लॉसेस, चाहे वो BA ले लें, चाहे आप इंडस ले लें, चाहे आप नेशनल ले लें, चाहे इंडियंस ले लें, US ले लें, वर्जिन अटलांटिक ले लें, दे ऑल मोस्ट ऑफ देम आर इन लॉसेस।
So then how the hell Emirates is still able to make money and still making money without any gap in last 20-30 years? So number one, Emirates की average employee cost and that is 21.6%. ये दुनिया में किसी भी एयरलाइन की एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट से सबसे कम है, सबसे कम है। तो पहली स्ट्रेटेजी थी कि हम अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे कम रखें और इसको रिड्यूस लेवल पे, इतना रिड्यूस लेवल पे रखें कि ताकि हम प्रॉफिटेबल रहें। दुनिया में जो एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ एन एयरलाइन इज 33 to 39%. And they have 21.6% from last 34 years. This is amazing. Acha, plus there are no strikes, no labor shortage, कोई pilots की strike नहीं, airports की strikes नहीं, और ये सब नहीं है। ये कैसे possible हुआ? तो first thing इसको देख लेते हैं, strategy number 1, which was cheap employee, और जैसे एम्प्लॉयमेंट जो एवरेज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कम था, वो कैसे किया इन्होंने? नंबर 1, दुबई गवर्नमेंट के अंदर किसी भी किस्म की जो ट्रेड यूनियंस है इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ठीक है, हमारे यहाँ फलां यूनियन इसलिए बनी हुई है कि गवर्नमेंट अपना काम ठीक नहीं कर रही है, पब्लिक को अपने बेनिफिट्स के लिए या अपनी डिमांड्स के लिए या अपनी रिक्वेस्ट के लिए, अपने इश्यूज के लिए एक यूनियन डिजाइन करनी पड़ती है। दुबई के अंदर दुनिया की किसी किस्म की ट्रेड यूनियन बनाने की पाबंदी है। रूल तो बड़ा सख्त लगेगा, आप लोग कहेंगे यार ये क्या, ये तो ह्यूमन राइट्स जेपरडाइज किए जा रहे हैं। नंबर 2, लेकिन सुनिएगा आगे है क्या। इजाजत को प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, प्रोटेस्ट करेंगे उठा के बाहर फेंक देंगे। नंबर 2, एमिरेट्स ने 160 कंट्रीज से लोगों को हायर किया फॉर एमिरेट्स ओनली। लोकल्स को हायर करना और उनको ट्रेन करने की पॉलिसी को बैक बर्नर्स पे रखा और 160 कंट्रीज से रिक्रूटमेंट की इन्होंने। ये रिक्रूटमेंट इसलिए भी फायदे में थी क्योंकि लोग जब दूसरे कंट्रीज से आ रहे थे तो एमिरेट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इनको टैक्स फ्री सैलरी दूंगा, अकोमोडेशन दूंगा, हेल्थ बेनिफिट दूंगा और एजुकेशनल बेनिफिट दूंगा। यही बाकी 4 इंडस्ट्री के बेनिफिट्स मिलेंगे। सो द अमाउंट एमिरेट्स वाज ऑफरिंग टू देयर एम्प्लॉई वाज स्टिल बेटर देन एनी एयरलाइन इन द वर्ल्ड because they were giving 4 different benefits. So they recruited from 160 different countries. Number 3 ये कि Emirates ने इन सबको fixed term contract पे रखा, which means the employee knows that I have a contract for 3 years and it can only be renewed if I will perform well. So बच्चों की लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेडिकल फ्री है, they want to work there. So by this way इन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया एंड इट इज स्टिल 21.6% एवरेज कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ एन एयरलाइन। आई अंडरस्टैंड दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हाट्स दे कॉल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पता नहीं क्या खड़े रहते हैं, लेकिन आस्क दोस पीपल हु आर वर्किंग इन एमिरेट्स और इन यूएई, दे आर हैप्पी देयर। If they are making money, they are happy with it. If somebody is not making money, then there are loads of reasons behind. So खैर ये इनकी strategy number 1 थी। Strategy number 2 क्या थी? Which was fuel cost. Yes, since Dubai was producing oil, so fuel cost तो उनकी low थी, लेकिन उस low cost में क्या है कि transportation of fuel from one area to another area was very cheap. Because petrol fuel दुबई में ही निकल रहा है और एयरलाइन वहीं पर है, तो transportation cost नहीं थी। नंबर 2 इस स्ट्रेटेजी का जो दूसरा बड़ा हिस्सा था, ब्यूटीफुल एरिया, दैट्स कॉल्ड फ्यूल हेजिंग, विच इज मींस फ्यूल इंश्योरेंस पॉलिसी आप कह लें। अब दुनिया के अंदर फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की रीजंस क्या होते हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के दरमियान में जंगें, लड़ाइयां, करेंसी का एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन, ट्रेड अप एंड डाउन, नाउ न्यू थिंग्स 2 years ago we heard about the pandemic. तो बेस्ड ऑन दिस फ्यूल कॉस्ट ऊपर और नीचे जाती है। सो एमिरेट्स ने क्या किया कि एक नई पॉलिसी और एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी, विच वाज फ्यूल हेजिंग, विच मींस कि इफ एमिरेट्स इज बाइंग अ फ्यूल कॉस्ट दुनिया में है अगर $30 अ बैरल है या $40 अ बैरल है, तो जो एमिरेट्स है वो प्रीमियम प्राइस पे कर रही है उस फ्यूल कंपनी को या उस इंश्योरेंस कंपनी को
कि तुम $30 अ बैरल पूरी दुनिया में रेट चल रहा है, तुम हमसे 40 लो, लेकिन जब भी फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो हमारी कभी नहीं बढ़ा करेगी। एंड सॉर्ट ऑफ फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, दैट्स कॉल्ड अ SaaS बेस्ड मॉडल। एक सब्सक्रिप्शन जोन कर दी कि ओके वी $30 बैरल है, विल पे यू 40, बट देन प्लीज मेक श्योर हमारी फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ेगी। एंड बाय दिस वे दे कंट्रोल द फ्यूल प्राइसिंग। अब फ्यूल प्राइस अगर ऊपर भी चली जाती है, जितनी मर्जी ऊपर चली जाती है, उनको फेयर उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करना पड़ता। सो बेस्ड ऑन दिस रीजन Emirates customers are always hooked to Emirates. So from last 30 years मैं सिर्फ Emirates के ऊपर ट्रेवल करता हूँ। तो प्राइसेस में जो चेंज इनके पास है वो किसी के पास नहीं, जो क्वालिटी सर्विस ये दे रहे हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। इस वे में इनको क्या मिला, दो चीजें मिली फ्यूल हेजिंग से। एक को हम कहते हैं बिजनेस स्टेबिलिटी, दूसरा बिजनेस प्रेडिक्टेबिलिटी। अगले 6 महीने बाद क्या होगा, हमारे पास ये अमाउंट्स है, हम इनको यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फ्यूल प्राइसिंग गोइंग अप एंड डाउन। दे नो दैट दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट वी आर पेइंग टू कंपनी एंड दैट्स इट। सो फॉर अ प्रोडक्ट अ लैंडिंग कॉस्ट ओनली बी वेरिएबल। देखिए याद रखिए, लैंडिंग कॉस्ट में अगर फिक्स कॉस्ट है ना हर चीज की, सो इट्स गोना बी वेरी इजी टू प्रेडिक्ट एंड स्टेबल योर लॉन्च और योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट उसमें आ जाएंगी तो फिर आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब तीसरी चीज इनकी, यानी 2 स्ट्रेटजीज तो होगी, थर्ड स्ट्रेटजी क्या थी प्रॉफिट में जाने की, वो दैट वाज अ फ्यूल एफिशिएंसी फैक्टर। एमिरेट्स ने फर्स्ट 10 इयर्स में ये नोट डाउन कर लिया हुआ था। वैसे तो खैर ये इंजीनियर्स के पास तो ये डेटा बहुत जल्दी आ जाता है जब आप एयरलाइन ऑपरेट कर रहे होते हैं, एंड दैट इज के जो यंगर प्लेन्स होते हैं यानी द न्यूएस्ट प्लेन्स, वो फ्यूल एफिशिएंट ज्यादा होते हैं एंड ओल्डर प्लेन्स जो है वो फ्यूल एफिशिएंट कम होते हैं। एमिरेट्स दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जिसके पास सबसे पुराना जहाज जो है वो 9 साल पुराना है, और बाकी पूरी दुनिया के पास सबसे पुराना जहाज, सबसे न्यूएस्ट जहाज जो है वो 16 साल है। अब उसमें चाहे आप अमेरिकन ले लें, चाहे आप कोई भी दुनिया कंट्री ले लें, सो 16 साल पुराना जहाज या पुरानी गाड़ी जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज खाती है और फ्यूल एफिशिएंट भी कम होती है। एमिरेट्स के पास जो सबसे पुराना है वो 9 साल है, बाकी सब उससे नए हैं। सो फ्यूल एफिशिएंसी को उन्होंने यहां पे बीट किया। तो ये तो हो गया उनकी वो 3 स्ट्रेटजीज जो उनको प्रॉफिट में मदद देती है। अब यहां से एमिरेट्स की गेम बिल्कुल चेंज होगी, यानी ये तो शायद ये वाले जो काम थे ये कोई भी कर सकता था, कोई भी एयरलाइन कर सकती थी ये तीनों काम, और कर भी रही है। लेकिन एमिरेट्स ने और दुबई गवर्नमेंट ने मिलके जो सबसे बड़ी काम किया वो किया टूरिज्म मार्केटिंग पार्टनर्स विद द गवर्नमेंट, लाइक एग्जैक्टली PIA। इमेजिन करें कि PIA के हर जहाज पे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान, मरी और इसके लगे हो टूरिज्म को वो प्रमोट कर रहा हो, तो एमिरेट्स उनका पार्टनर बना और उसने इवेंट, मैगजीन्स, शॉपिंग मॉल्स, फेस्टिवल्स, स्काईवर्ड्स अवार्ड्स, प्रॉपर्टीज, इवन कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो एमिरेट्स ने दुबई के लिए, अपने मुल्क के लिए एडवर्टाइज ना की हो, बिकॉज दे न्यू that we have reached to the 5 billion people who will come for even a transit or they will use our airlines। तो पाकिस्तान ने हेल्प की थी तो वो 2 जहाज तो कब के खत्म हो गए, 5 महीने में खत्म हो गया। So this is amazing case study. Now Dubai government is getting benefit from their airline, a major benefit of their remittance and the tourism revenues, और वो सब वहां से वो एमिरेट्स से, and Emirates is getting benefit from the government। कि गवर्नमेंट वो पैसा उठाकर उन्होंने टूरिज्म और अपने कंट्री को उस लेविश स्टाइल के अंदर बदल दिया, उस लग्जूरियस कंट्री के अंदर बदल दिया कि आज एमिरेट्स जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। स्टार्ट विद वेट लीजिंग, कुछ नहीं था पास, भाड़े पे किसी से जहाज लिए थे, एंड देन एक स्ट्रेटजी जो आपको मैंने पीछे बताई है उसको देखते हुए आज एमिरेट्स इज दुबई, एमिरेट्स एयरलाइन इज दुबई एंड दुबई इज एमिरेट्स एयरलाइन। सो ये थी उसकी स्टोरी। अब वो लेसन, मेरे ख्याल में कुछ 7-8 लेसन मैंने कोशिश की है जिससे लिखूं। एक बहुत बड़ा जुमला है, आप जितने मर्जी अमीर हैं लेकिन व्हेन यू स्पेंडिंग मनी ना, आप लेके जाते हैं, सो हमेशा स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दुबई एंड यू विजिट दुबई, यू फील योरसेल्फ यूर रिच, right? And you spend money, you go for holidays, you go for
best hotels, you go for the best nightclubs, you go for the best bars, you go for the best shopping centers. You spend a lot of money in Dubai, right? But जहां शेख जिसके पास उस फ्यूल को 50 साल तक चलाने के लिए उसने बहुत सारा पैसा लगा सकता था कि ये फ्यूल की वजह से हम पाकिस्तान में दुनिया में बहुत तरक्की करें, तो उसने 10 मिलियन सिर्फ लगाए, उसने 10 बिलियन एयरलाइंस पे नहीं लगाए। उसने पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद एयरलाइन बिल्ड की ओनली विद $10 मिलियन। इसको कहते हैं एक जुमला है, फ्रगैलिटी इज नॉट अ ट्रेट ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड बट अ हॉलमार्क ऑफ वाइज। अब इसका मैं मतलब समझा देता हूं कि रिच होना या रिच प्रिटेंड करना या शो करना इस चीज को नहीं प्रमोट करता कि आप उतनी ही वेल्थ, उतनी ही पैसा आप स्पेंड भी करना शुरू कर दें। लाइक पाकिस्तान में कहते हैं कि अल्लाह ने दिया तो लगाओ ना। रिलीजियसली सेंस, सिंबॉलिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट सेंटेंस, बट जो हमारे यहां हो रहा है शो ऑफ के अंदर, ये स्टुपिडिटी है। यूज योर रिसोर्सेज एंड ब्रेन टू मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग as much as it is needed. So again, I'll repeat this sentence. It's a very, I love this sentence. Frugality is not a trait of the improvised, but a hallmark of the wise. So that was the first approach of Mr. Sheikh. Lesson number 2. यानी अब आप भी अब सोच के पैसा लगाइएगा। पैसा है, बजट है तो लगा दें, हो जाएगा। एमिरेट्स ने अब अपॉर्चुनिटी स्पॉट ऑन की थी, यानी ये स्पॉट है, अपॉर्चुनिटी स्पॉट की थी। ये कहा था यार इतने कंट्रीज इधर हैं, इतने कंट्रीज इधर हैं, यहां से हम इतना बीच में हम दोनों के दरमियान में ट्रांजिट हब बन जाएंगे, फिर हम कार्गो फ्लो के लिए अपनी लैंड को खोल देंगे और समुद्र से एक्सेस देंगे, एंड देन हम एयरलाइंस ले आएंगे। उसके साथ साथ उसने इक्वली रिस्क को वैल्यूएट भी किया था। अपॉर्चुनिटी, अब आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी, रिस्क क्या था? एयरलाइन तो डूब सकती थी, बाकी भी सब डूबती हैं, तो हम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए क्या करें? प्लेन्स अच्छे लें। नंबर 2, हम फ्यूल हेजिंग क्यों ना करें ताकि हम अपनी कॉस्ट को कांस्टेंट के ऊपर रखें रादर देन वेरिएबल फैक्टर्स हमारे ज्यादा हो। नंबर 3, उसने कहा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, तो व्हाई नॉट वी सपोर्ट टूरिज्म। ये तमाम काम करते हुए उसने रिस्क भी साइड पर रख दिया, और रिस्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस। नंबर 3, which is very important, and that's, I would say, synergies of complementary products is a real growth power. Amazon बार में कह रहा हूं, excuse me, Emirates ने इनके जहाज में बैठते साथ आपको इनकी कैटलॉग भी प्रोडक्ट्स की मिल रही है, होटल्स के वॉचेस भी मिल रही हैं, कोड्स भी मिल रही हैं, डिफरेंट इवेंट्स करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए वो इवेंट्स भी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, होटल्स चार्जेस भी आपको मिल रहा है, स्काई अवार्ड्स अवार्ड भी दे रहा है, गोल्ड प्लेटिनियम अवार्ड्स भी दे रहा है। सो दीज वर द कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जिसने उनकी ग्रोथ को आसमान तक पहुंचाया हुआ है इस वक्त। नंबर 4, डेटा इज द गोल्ड माइन। एमिरेट्स ने पाकिस्तान से भाड़े के जहाज 2 लेने के बाद उसने उनको रूट पे लगा के खाली पैसा नहीं कमाना शुरू किया, उसने हर रूट को इवेल्युएट किया, मैक्सिमम डिमांड देखी किस कंट्री से कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली अपनी एयरलाइन जब स्टार्ट की तो उन कंट्रीज के लिए पहले रूट डिजाइन किए गए। सो डेटा कलेक्शन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होल दिस एमिरेट्स बिजनेस, एंड सलूट टू दोज who were involved in the structure of building the new Dubai. Number 5, expert opinion. एक बहुत भोंडा जुमला सुना जाता है कि यार किसी से मशवरा ले लिया करें। अच्छा, फिर उसको रिलीजियसली एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जी हदीस शरीफ है कि मशवरे में बरकत है, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हदीस के तो हर अल्फाज हमारी सर आंखों पे और सच ही हो सकते हैं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको गलत कहने की। लेकिन फिर हम किसी से मशवरा लेके डूब क्यों जाते हैं? हदीस तो वहां पे स्टैंड कर रही थी कि मशवरे में बरकत है। वो इसलिए कि निखट्टू से मशवरे में बरकत नहीं हो सकती। When you are looking to start a business, for example, we say is you are looking to start a software business, and you goes to your चचा, ताया, अब्बा जी या ताया जी दसो कि की मैं बिजनेस करना है। उन्होंने सारी जिंदगी कपड़े की दुकान चलाई है। Do you really think they can give you the मशवरा? And that's here everything goes wrong. You're going to the wrong people. Emirates की इस पूरी स्टोरी में जब मैंने स्टार्ट की थी तो आपको कहा था कि शेख था, they called business advisor in Dubai to tell us what business we should do to make sure that this fuel which is in Dubai lasts for more than 50 years. And they said open an airline, open a transit hub.
सो वो एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने बिल्कुल लैंड को चारों तरफ से देख के राइट मशवरा दिया था। दे वर द एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस। जब आपने कुछ भी काम करना है तो याद रखें उस डोमेन के लोगों से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। आप हर रोड पे चलते फिरते नथु गैरे से एडवाइस नहीं ले सकते। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ही आपको राय लेनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट लेसन नंबर आई थिंक 6, यूज्ड MVP अप्रोच, मैं इसको कहूंगा। सॉफ्टवेयर के लोग इस जुमले को ज्यादा जानते हैं। जब किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और उसकी सेल पिच करनी होती है, स्पेशली स्टार्टअप प्रोग्राम जब रन हो रहे होते हैं और उन्होंने VC कैपिटल्स को जाकर फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है, तो वो उससे पहले एक MVP अप्रोच देते हैं, मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को ला के सामने रख दिया जाता है, बताया जाता है इसके अंदर ये फीचर्स होंगे। नाउ वी नीड द मनी टू add more features or add-ons into this particular software, ठीक है, ताकि उसकी फाइनल शक्ल बन जाए। सो एमिरेट्स ने भी एग्जैक्टली यही किया। उसने भी इसी अप्रोच को यूज करते हुए जाके भाड़े के, मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ भाड़े के, क्योंकि हम बड़ा क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि हमने बिल्ड की थी। हमने क्या बिल्ड की थी, उन्होंने जो बिल्ड की वो देख लें आप क्या किया उन्होंने, कि 2 जहाज लिए, मिनिमम रिसोर्सेज से उनको टेस्ट एंड ट्रायल किया, पूरा डेटा कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने जो है अपनी एयरलाइन बिल्ड की और उस एयरलाइन के बेस के ऊपर पूरा दुबई कंट्री बिल्ड हुआ। ठीक है। सो लेसन नंबर 7, हमेशा जब भी कुछ आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट या नीश के अंदर हैं, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रखें द कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर द की एलिमेंट टू ग्रो योर बेसिक नीश। सो एक जुमला है बिजनेस के अंदर, व्हाट गॉट यू हियर वोंट टेक यू देयर। सो आप एक प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्ट तो हो गए, अब जब तक आप कुछ कंप्लीमेंट्री नहीं लेके आएंगे जो फर्दर फनल्स भी क्रिएट करें और फ्री भी कुछ हो उनमें से, तो आपके पास कभी भी कस्टमर रिटेंशन या मोर एक्विजिशन नहीं हो पाएगी। और उस कस्टमर रिटेंशन और फर्दर कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको ये लेसन सीखना पड़ेगा। लास्ट में जो मैंने एक क्वेश्चन कहा था, मैंने 4 क्वेश्चन आपको बोले थे कि मैं 4 क्वेश्चन आपसे आपको उसके आंसर दूंगा। सो मेरा अगला जो है वो है ना आना किसी भी चैम्बर्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर, और हम ई कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्या वो ये है। नंबर 1, एमिरेट्स की स्टोरी से मुझे दिस इज आई एम सॉरी, इसमें कोई रूड नहीं है, आई एम वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। आई ट्राई टू बी हो सकता है लोगों को ना ऐसा लगे, अगर ना लगे तो ये उनकी सोच, मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट हूं कि मुझे अपनी जात को एक्सप्लेन करना पड़े। हमने यहाँ पे ये देखा कि बिजनेस एडवाइजर्स को लेके आया गया। अभी तक जो करंट है, जब मैं किसी एरिया में नहीं जाता या अब जाना छोड़ दिया हुआ है और कोशिश कर रहा हूं कि ना जाऊं, क्योंकि मुझे वो राइट अफराद जिनसे मशवरा लेना है वो वहां पे नहीं मिल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर हम यूथ को कोई वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दे पा रहे। हमें उसकी रीजन क्या है कि जो ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग तो चले देखें एक बेस थी, वो हमारे कुछ बड़ों ने आके बड़ी अच्छी बेस बना दी एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अब उससे फर्दर आगे ग्रो करना था। ई कॉमर्स का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं जितने लोगों को जानता हूं, मेरी नॉलेज में कमी हो सकती है, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी भी हूं, और एक्सट्रोवर्ट जब नीड होती है तो हो जाता हूं कि मैं रहता हूं, लेकिन जितने भी मैंने लाहौर से लेके पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, जितने भी लोग देखे, सर इनको ई कॉमर्स का नहीं मालूम। सो मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकता। मैं कितने लोगों को समझाऊंगा? मुझे तो वहां जाके ये लगता है कि मैं यूथ को समझाऊं या पहले मैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग जो है उसकी एक डेफिनेशन है, वो किसी को प्रोडक्ट सेलिंग कर दें, अच्छा जी, और किसी को क्या कर दें, और किसी को सर्विस सेल कर दें। ये सारा हमारा फ्रीलांसिंग से ई कॉमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास दराज, शॉपिफाई और फेसबुक पे ऐड चला के और टिकटॉक के थ्रू ऐड चला के अपनी प्रोडक्ट सेलिंग को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स की डोमेन कितनी बड़ी है, अगर इसको हम खोलना शुरू करें जिस तरह एमिरेट्स ने खोली। सो एयरलाइन नंबर 1, ट्रांजिट हब नंबर 2, नंबर 3 उनकी अपनी प्रमोशंस, कंट्रीज की होटल वॉचर्स कोड्स, नंबर 4 द कार्गो फ्लो कंट्रोल वेज। So one product, it was just one product which is called the travel journey, which has so many broader subshoots, and that is called the airline business or the transportation business. हमारी ई-कॉमर्स के अंदर has somebody
स्टार्टेड एन ऑनलाइन कंसल्टेशन को ई कॉमर्स के अंदर डिस्कस किया गया। हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को ई कॉमर्स के अंदर एज ए मनी मेकिंग फनल क्रिएट किया गया। डिजिटल गुड्स एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन के ऊपर भी बात हुई। एवर एनीबॉडी एवर इन द ई कॉमर्स समिट, और वो जो स्पीकर लेके स्टेज पर खड़े होते हैं, एवर एनीबॉडी टोल्ड यू कि जी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी इसके अंदर आते हैं, सब कंटेंट सब्सक्रिप्शंस भी इसके अंदर आती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग भी इसके अंदर आती है, SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर भी ई कॉमर्स का हिस्सा है। B2B कॉमर्स के अंदर व्हाइट लेबलिंग और प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म्स किसी ने बनाने की कोशिश की है। यू ऑल आर ट्राइंग टू बाय दिस वन थिंग एंड ट्राइंग टू सेल इट टू द सेम कस्टमर। नंबर 2, बल्क प्रोडक्ट सेलिंग्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स बने हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस क्या होती हैं, डिजिटल सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं, पेमेंट गेटवेज नए डिजाइन करने के लिए जिन्होंने, वो तो हमारे पास खैर वो तो चले गवर्नमेंट की काम है, गवर्नमेंट तो वैसे ही निखट्टू है, उससे क्या बात करनी, लेकिन उसको ई कॉमर्स के अंदर एम्बेड करने के लिए कुछ सर्विसेज आई हैं। फाइनेंशियल एंड पेमेंट सर्विसेज में पीयर टू पीयर लेंडिंग्स की कुछ सर्विसेज आई हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में एवरीबॉडी इज just jumping on the in their offices or sitting on the seat and telling you, I'll tell you how to make money out of crypto. Affiliate marketing के अंदर क्या है apart from blogging, वो is one of the most oldest and most पिटा हुआ एरिया। आपके प्रिंट ऑन डिमांड्स की सर्विस पूरे मुल्क में ढूंढना शुरू कर दे, आपको मिलती नहीं है। ई कॉमर्स, डू यू नो इवन द लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? आपने मालूम किया यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे डिजाइन की जाएगी टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अ प्रोडक्ट एज अ प्रॉफिट मार्जिन। वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटीज ई कॉमर्स के अंदर किस हिस्से के अंदर आती है? ई कॉमर्स इज अ बिग डोमेन। क्या हम बातें कर रहे हैं स्टेज के ऊपर चढ़ के? वर्चुअल शॉपिंग्स कहां पर है आपकी? पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स कहां पे डिजाइन हुए जो P2P है? रीसेल प्लेटफॉर्म्स कौन से हुआ? अभी कल परसों एक तमाशा लाहौर में लगा हुआ था। क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। डू यू थिंक इन्वेस्टर्स मुल्क में मौजूद नहीं है? इंटरप्राइज ई कॉमर्स क्या होती है? सो आई थिंक जस्ट अ लॉट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से हमने तो ब्लॉकचेन को भी ऐड कहीं करवाना था, हमने तो वॉइस कॉमर्स को भी ऐड करवाना था, हमने तो IoT कॉमर्स को भी ऐड करवाना था। ये कुछ एक एरिया थोड़ी था हमारे पास तो बहुत सारे एरियाज थे। हमारे पास ना टिकटिंग और इवेंट मैनेजमेंट का कोई एरिया है, ना हमारे पास नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ई कॉमर्स का एरिया। सो टेक्निकली वी डोंट नो व्हाट इज ई कॉमर्स एंड देन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज व्हाट यूज्ड इन द ई कॉमर्स, नो क्लू। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस, डू यू थिंक शुड आई गो and give a lecture to the youth, or should I go and give the lecture to the people who are the main head of all this industry? So that is the reason I try and avoid. मेरी पूरी कोशिश है कि मैं avoid ना करूं, because I'll be very brutal when it comes to talking about the domain. If I don't know any domain, I'll just simply say, I'm so sorry, please teach me. Like as soon the mic comes in our hand, we believe that we know everything. So trust me, we know nothing, including myself. So I hope you like this story, और Emirates के इस पूरे सिस्टम के अंदर वो जो 7-8 बिजनेस लेसन है वो भी समझ में आए होंगे। ये भी समझ में आया होगा कि मेरा किसी इवेंट के ऊपर ना जाने की रीजन क्या है। ये भी समझ में आया होगा कि मेन स्ट्रीम लोगों के अंदर मुझे नहीं लगता कि मशवरे के काबिल कोई अफराद मौजूद है इस वक्त, कोई बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत शायद हों। इस वजह से इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना मुझे ऐसा लगता है कि वक्त की बर्बादी है। और आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अब आपका अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा लोगों का कि सर फिर अब हम क्या करें? ChatGPT और गूगल के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, तो आपको कोई फ्यूचर नहीं है। ये जितनी रिसर्च, जितनी बातें मैं आपसे करता हूं ना, ये कोई फरिश्ता आके मुझे नहीं देता। इट ऑल कम्स फ्रॉम दिस स्मॉल डेस्कटॉप और लैपटॉप स्क्रीन। सो इस वजह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं और अपनी यूनिवर्सिटीज और उनके करिकुलम के ऊपर जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के उसमें से एक सब्जेक्ट बढ़ के एक्सपर्ट हो। So I hope this story will help you. I hope the lessons I have mentioned in this video, about 7-8 lessons, that will help you. I hope you will understand your time is very 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 valuable, very precious. और ये टाइम इस तरह के जगहों के ऊपर जाके बर्बाद ना करें। I don't think the current lot has any ability to do anything for the country, and I don't think currently इस country की जो governments हैं, establishments हैं, ना ये पढ़े लिखे लोग हैं और ना ये उसकी कोशिश करते हैं। मेरे तो लीडर ने यही बात की थी, तो मैं तो लीडर्स को मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं, एक्सेप्टेबल है। द पीपल हु लव अदर लीडरशिप्स, दैट्स अप टू देम, and I have loads of respect for them.
सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।